मेरी पैदाइश श्रीनगर में हुई है, श्रीनगर के शहीदगंज के मोहल्ले में। लेकिन वहाँ हम कुछ महीने ही रहे। मेरी पैदाइश के बाद हमारा नया मकान बन रहा था जवाहर नगर में, और मैं 6 महीने का रहा हूँगा, तब हमने शिफ्ट किया जवाहर नगर। और बाकी सारी ज़िंदगी मेरी जवाहर नगर में गुजरी। लड़कपन, फिर स्कूल का टाइम, कॉलेज का टाइम, यूनिवर्सिटी, जो भी कुछ किया तो जवाहर नगर में ही रहे। अच्छे लोग थे आसपास, बहुत अच्छा लगा वहाँ रहना। तो और एक और चीज़ बताऊँ, आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली। ये कहने में मुझे शर्म नहीं है। मेरे वालिदैन ने बहुत जफ़ाकशी की है हमको पालने में, लेकिन खुद जैसे कैसे रहे, हम बहन भाइयों को शहज़ादे और शहज़ादियों की तरह रखा है। तो स्कूलिंग हुई मेरी डीएवी स्कूल से। पहले वो उसकी जो छोटी विंग थी वो मगरमल बाग में थी। उसके बाद 6th के बाद जवाहर नगर पढ़ना शुरू किया डीएवी स्कूल में। उसके बाद मैंने मैट्रिक के बाद अमर सिंह कॉलेज ज्वाइन किया। तो स्कूल की एक ख़ास बात मेरी ये रही, मैं एक बड़ा नॉर्मल सा, बड़ा सीधा साधा शरीफ सा बच्चा था, लेकिन मैंने एनसीसी ज्वाइन की थी स्कूल में। तो 2 साल एनसीसी में रहा, 2-3 कैंप किए, और उन कैंपों में एक कैंप बड़ा मेरी ज़िंदगी का ख़ास कैंप है, जो रिपब्लिक डे कैंप होता है। यानी कि मैंने सन 74 में जनपथ दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड में हिस्सा लिया हुआ है स्कूल के दिनों में। तो उस वक्त मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और जब वहाँ से आया तो मैं स्कूल में, सारे बच्चे पूछे अच्छा कैसा रहा, क्या रहा। और हमको वहाँ पे वो एक ब्लू कलर का ब्लेज़र जिस पे यहाँ पे एनसीसी लिखा होता था वो मिला, और एक ग्रे पैंट मिली साथ में। तो वो मैं कितनी देर पहनता रहा और बड़े शौक़ से। तो खैर अच्छा वक्त निकला। फिर यूनिवर्सिटी आया। यूनिवर्सिटी में मैंने जियोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स पढ़े, और साथ में एनसीसी भी रखी। तो एनसीसी में फिर बहुत मज़ा आया वहाँ भी। स्कूल में मेरी जो एनसीसी थी वो एयर विंग की थी, यानी कि जो एयरफोर्स होती है उसी का विंग होता है एनसीसी का। लेकिन जब मैं कॉलेज में आया तो मैंने आर्मी विंग ज्वाइन की। तो आर्मी और एयर विंग की अलग अलग ट्रेनिंग्स होती थी। एयर विंग में जैसे हमें एरो मॉडलिंग करनी होती थी, जहाज़ के बारे में बताया जाता था और बाकी। लेकिन आर्मी में इन्फेंट्री कैसे लड़ती है, प्लाटून क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, कंपनी क्या होती है, बैटालियन क्या होती है। तो खैर उसका अपना एक तजुर्बा रहा, और कैंप्स भी बहुत सारे किए मैंने एनसीसी के कॉलेज में आके। तो उनमें जो 2 ख़ास कैंप थे, एक बेसिक लीडरशिप कैंप था, वो मद्रास के पास एक शहर है उसको वेल्लोर बोलते हैं, वहाँ पे था 20 दिन का कैंप। बहुत सख्त इस नौयत से कि मई के महीने में कश्मीरी बच्चे जाके वेल्लोर में कैंप किया। बहुत गर्मी, हमारे नाक से खून बहता था, गर्मी बहुत बर्दाश्त करनी पड़ती थी। एसी की तो बात ही नहीं, फ़ैन तक नहीं था, हम टेंटों में रहते थे। तो खैर वो भी एक ज़माना था, और एक जफ़ाकशी वहाँ से करना सीखी। प्लस मैं स्पोर्ट्स बहुत पसंद करता था। तो स्पोर्ट्स में फ़ुटबॉल मेरी पहली पसंद थी, उसके बाद हॉकी, फिर कबड्डी, बैडमिंटन। तो मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी नहीं था, ये मैं मानता हूँ, लेकिन हाँ खेलने का शौक़ बहुत था और खेलता रहता था। थोड़ा सा फिर पीछे जाऊँगा, जब मैं रिपब्लिक डे कैंप पे दिल्ली गया था, तो वहाँ पे वो कहते थे जी कोई किसी को गाना आता है, किसी को नाचना है। ये उन दिनों उसको बोलते थे एक्शन सॉन्ग, जो स्कूलों में हुआ करते थे, गाने के साथ साथ हिल के करते थे एक्शन सॉन्ग। तो मुझे नहीं पता था, तो बोलो ट्राई करो, तो मैं किया। बोला हाँ तू तो अच्छा गाता है, चलो। मुझे सिलेक्ट किया, मुझसे गाना भी गवाया, एक्शन सॉन्ग भी करा, तो मैं गाता गया। तो घर में भी मैं रेडियो के साथ साथ गाता था, बाथरूम सिंगर था। तो लेकिन वहाँ के बाद तो थोड़ा सा बड़ी वो पजीराई होनी शुरू हुई, और कैंप में भी हुई, रास्ते में कोई मिलता था हाँ चल गाना सुना। तो कॉलेज में, अपना स्कूल में भी हुआ। तो उसी दौरान स्कूल के एंड में, लगभग 74 की बात है, मुझे मौका मिलता है सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन जाने का। वहाँ पे सीनियर आर्टिस्ट थे, मैं तो खैर बच्चा था और वो बड़े थे। उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है। उनमें कुछ नाम मैं लेना चाहूँगा। नजीब साहब थे, नूर मोहम्मद साहब थे, कांतियानी गंजू थी एक आर्टिस्ट, और लक्ष्मी नारायण कोल थे शायद, नहीं और नाम था उनका, खजांची साहब। तो इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार करते थे और कहते थे चला बैठ इधर। सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीजन जो यहाँ पे रेगल चौक की एक बिल्डिंग में था, ये मुझे बच्चा ही था, मैं स्कूल से जाता था निक्कर पहने हुए, लेकिन स्कूल से बंद नहीं करता था, स्कूल से पूछ के या हाफ डे लेके जाता था। वहाँ बैठता था। वो बड़े बड़े जो बजाने वाले थे, चाहे वो हारमोनियम, तबला,
वो ऐसे मुझको बीच में बिठाता, चल बेटा गा, हम तेरे साथ बजाएंगे। तो वो अजीब सा एक समय होता था साउंड रेवोल्यूशन में, प्रोफेशनल आर्टिस्टों के बीच में बैठ के मैं गाता था, वो मेरा गाना सुनते थे। तो वहीं एक दिन इत्तेफाक हुआ, हमारे दूरदर्शन में हैं मजीद अर्जमंद करके, तो वो आए, पता नहीं उनको बच्चों की ज़रूरत थी टेलीविज़न के लिए, तब इसको दूरदर्शन नहीं टेलीविज़न सेंटर कहा जाता था। तो कहने लगे टेलीविज़न में काम करेगा? मुझे तो पता नहीं, 74 में अभी नया नया था, अभी 1 ही साल हुआ था दूरदर्शन को शुरू हुए। तो मैं कहा करूँगा। वो ले गए मुझको, बोला ये स्किट करना है। और मुझे क्या मालूम स्किट क्या है, ड्रामा क्या है। तो खैर डायलॉग दे दिए तो मैंने किया। तो पहला मुझे रोल याद है, वो शेर जो जंगल का शेर होता है उसका रोल करना था। तो बोला तुम्हारी आवाज़ भी वैसी है तो तुम करो ये रोल। किए मैंने 1-2 रोल। फिर बोला एक बादशाह का रोल करना है, वो भी किए। तो वहाँ मैडम सरोजनी रैना थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी लेकिन बहुत अच्छी थी, बहुत प्यार भी करती थी, लेकिन काम में कोई कंप्रोमाइज़ बर्दाश्त नहीं होता था उनसे। लेकिन वही चीज़ है जो हमें सीखने को मौका मिला। तो बचपन में मैंने वो रोल किए, फिर बाद में थोड़े से उसी प्रोग्राम में जो बच्चों का प्रोग्राम था उसमें एंकरिंग की। तो आगे बढ़े, तो जब कॉलेज में पहुंचा तब घर वालों ने थोड़ा सा मना किया कि तुम्हारी पढ़ाई पे असर पड़ेगा, तो अभी ये छोड़ दो, एक्स्ट्रा करिकुलर जो है ड्रामा वामा मत करो, कुछ भी पढ़ाई कर लो फिर कुछ भी करना। तो मैंने वो जो एनसीसी और थोड़ा स्पोर्ट्स किया वो भी घर वालों की इजाज़त के बगैर किया। मुझे याद है जब कॉलेज से निकल के एनसीसी में अपना एक मोहल्ले में दर्जी था, उसके पास रखते थे चोरी, या फुटबॉल की वो शूज़ या निकर जो यूनिफॉर्म होती थी वो भी हम किसी दुकान पर रख के जाते थे। घर वालों को ये नहीं बताते हम स्पोर्ट्स खेलते हैं कॉलेज में, क्योंकि घर वालों का शौक़ था कुछ बच्चा पढ़ ले, कुछ कर ले, बाद में ये चीज़ें करता रहेगा। तो कॉलेज हो गया मेरा माशाल्लाह। कॉलेज के बाद मैं यूनिवर्सिटी गया, और तब पहली बार यहाँ ज्योग्राफी डिपार्टमेंट खुला था यूनिवर्सिटी में, और हमारा पहला बैच था। तो उसमें एडमिशन के लिए ट्राई किया, अच्छा हुआ कि एडमिशन मिल गया। तो यूनिवर्सिटी का मेरा जो दौर रहा मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन दौर है और रहेगा, क्योंकि वहाँ जो एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि मेरा स्कूल और मेरा कॉलेज जो थे डीएवी स्कूल रॉमर्सी कॉलेज, वहाँ इतना ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था जितना यूनिवर्सिटी में था। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपके पास एसपी कॉलेज से बच्चे आते थे, इस्लामिया कॉलेज से आते थे, अनंतनाग, बारामूला, क्योंकि एक ही यूनिवर्सिटी है कश्मीर में, और तब तो बिल्कुल ही एक थी, आज सेंट्रल यूनिवर्सिटी और इस्लामिक यूनिवर्सिटी हैं। तो एक यूनिवर्सिटी में पूरे कश्मीर के बच्चे आते थे। और यूनिवर्सिटी में एक और चीज़ होती है कि वहाँ पे एज ग्रुप बहुत बड़ा होता है, मतलब आपको वहाँ 10 साल बड़ा भी स्टूडेंट मिलेगा, 10 साल छोटा भी मिलेगा। तो मेरे लिए एक ज़िंदगी की जो ग्रूमिंग या नशोनमा हुई है, मेरी जहनी नशोनमा, वो यूनिवर्सिटी में बहुत हुई है। मुझे बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला यूनिवर्सिटी में, मतलब जो अवेयरनेस कहते हैं, एनलाइटमेंट जो मेरी यूनिवर्सिटी में हुई वो मेरी स्कूल कॉलेज में नहीं हुई थी। तो आई एन्जॉयड ईच एंड एवरी थिंग इन यूनिवर्सिटी, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कल्चरल एक्टिविटीज़ हो, क्विज़ हो। अपने डिपार्टमेंट की पढ़ाई में भी थोड़ा जो मैं इतना अच्छा नहीं था, अपने में एक शऊर आ गया कि नहीं, जो भी करना है अच्छे से करना है। और मेरा सबसे ज़्यादा जो वहाँ पे रहा कंट्रीब्यूशन वो रहा कल्चरल एक्टिविटीज़ में, क्योंकि वहाँ बाज़ाब्ता हमारे पास टीचर आते थे, म्यूज़िक टीचर, उनका नाम था काका जी सफ़ाया, आज शायद वो बॉम्बे में हैं। तो वो आते थे हमें ट्रेन करने के लिए, हमें साथ देने के लिए। म्यूजिशियंस आते थे प्रोफेशनल, तो तब जाके वो म्यूज़िक कंसर्ट बनता था यूनिवर्सिटी का। तो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना या छोटे छोटे ड्रामे करते थे यूनिवर्सिटी में, तो बहुत अच्छा लगा, एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये तो पहले प्रीवियस ईयर की बात है। नेक्स्ट ईयर मुझे वहाँ कल्चरल क्लब का सेक्रेटरी बनाया गया। तो मेरे लिए ये सातवें आसमान पे पहुँचने की बात थी, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आई वाज ऑन द क्लाउड 9, बीइंग सेक्रेटरी ऑफ द कल्चर क्लब ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर वाज अ वेरी बिग एंड फर्स्ट अचीवमेंट इन माई लाइफ। तो किए प्रोग्राम वगैरह यूनिवर्सिटी में भी किए, टाइगर हॉल में भी करते थे, तो बहुत एंजॉय किया उस लाइफ। उसके बाद यूनिवर्सिटी से निकल के मैंने एक प्राइवेट स्कूल में जॉब भी किया है एज टीचर। तो बड़ी उतार चढ़ाव रहे हैं ज़िंदगी में। तो एक सेशन मैंने टीचिंग भी की है। तो उसी के एंड में, सेशन के एंड में, यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट निकला, रिसर्च प्रोजेक्ट था, इको डेवलपमेंट। तो उसमें मुझे जूनियर रिसर्च फेलो का काम मिल गया। तो वहाँ पैसा भी मिलता था और रिसर्च का काम करना था, बहुत मज़ेदार था। वो इकोलॉजी पे था, डल और दाची गांव का एरिया हमारा था, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। हमें वहाँ के पानी
के कलेक्शन करने पड़ते, पूरे सोशो इकोनॉमिक सर्वे करना पड़ता, वहाँ की जियोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सब कुछ मिला जुला ये जो दाचीगम कैचमेंट है या हार्वन कैचमेंट बोले उस सारे एरिया का वो करते थे। तो बहुत मज़ा आया, 1 साल अच्छे से काम किया मज़े से। तो उन्हीं दिनों इत्तेफाक हुआ कि मेरी अपॉइंटमेंट हो गई एज साइंटिफिक असिस्टेंट इन फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री, जो पुलिस डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है, तो उधर मैं चला गया। तो एक चीज़ मैं यहाँ पहले और बताना चाहूँगा कि कॉलेज स्कूल का टाइम निकला, कॉलेज का टाइम निकला, यूनिवर्सिटी में एक जगह फॉर्म था, मुझे याद नहीं कब वो हमसे फॉर्म भरवाया गया, उसमें लिखा था एम ऑफ योर लाइफ व्हाट यू वांट टू बी। तो मुझे आज भी ये याद है, मैंने लिखा था एक्टर और पुलिस ऑफिसर। तो दिस वाज क्लियर कि इन दोनों चीज़ों के अलावा मैंने तीसरा कुछ नहीं करना है। तो जब और बड़ा हुआ तो पुलिस में जाने का मतलब है कि बाकी सब चीज़ें मुझसे कट जाती, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता मैं, और क्योंकि पुलिस की लाइफ बहुत टफ होती है, इट्स राउंड द क्लॉक जॉब। हालांकि मुझे मज़ा तो उसमें भी आता, क्योंकि मेरा कुछ मिजाज ही, और मुझे आज भी कुछ लोग बोलते हैं यू शुड हैव बीन इन आर्मी और पुलिस। आर्मी का भी शौक़ था, लेकिन आर्मी में तो घर वाले बिल्कुल मना करते थे, इसलिए कि मैं दूर चला जाऊँगा। मुझे मेरे घर वाले, मेरे खासकर वालिदैन, मुझे अपने से दूर नहीं करना चाहते थे, इसलिए आर्मी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। तो पुलिस में फिर भी थोड़ा सा बर्दाश्त करते। तो लेकिन जब ये जॉब मिल गया, उन्होंने बोला चल तेरा शौक़ पूरा हो गया, ये पुलिस भी है और सिविल भी है। तो क्योंकि साइंटिफिक काम था, मेरी जो केमिस्ट्री थी वो काम आई, तो फॉरेंसिक साइंस में जॉब मिल गया, अच्छा जॉब था अल्हम्दुलिल्लाह। तो और साथ में मेरी ये एक्टिंग, ड्रामा, फिर रेडियो में ड्रामा करना, टेलीविज़न में करना, स्टेज करना, तीनों चीज़ मेरी जारी रही। हाँ, बीच में मेरी पोस्टिंग जम्मू हुई थी, इसी डिपार्टमेंट में, फॉरेंसिक साइंस लेबॉर्ट्री में। तो वहाँ से मुझे मौका मिला 1 साल का डिप्लोमा करने का। मैंने फॉरेंसिक साइंस की जो एक शाख है बैलिस्टिक्स, उसमें 1 साल का डिप्लोमा किया हुआ है फ्रॉम द इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिमिनोलॉजी एंड फॉरेंसिक साइंस। तो उसका एक अलग एस्पेक्ट है, एक अलग वो नॉलेज है, एक अलग दौर है। तो वो करने के बाद मैं वापस आया, जॉब करता रहा। बहुत इंटरेस्टिंग जॉब था, क्योंकि हर दिन आपके पास एक नया केस आता था और उसको सॉल्व, ये रूटीन का काम नहीं था, क्योंकि आपके पास कौन सा मर्डर का केस आता है या कोई एक्सीडेंट का केस आता है या कहीं फिंगरप्रिंट्स का आपको सॉल्व करना है, कहीं गन के बारे में ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि वेदर दिस पर्टिकुलर बुलेट हैज़ बीन फायर्ड फ्रॉम दिस राइफल और नॉट। तो इस तरह का वेदर दिस राइफल हैज़ बीन फायर्ड एट ऑल और नॉट, कि कोई बंदूक अभी फैक्ट्री से निकली है, इस पर फायर हुआ है नहीं हुआ, उसके केमिकल टेस्ट होते थे। तो खैर बहुत एंजॉय किया मैंने जब तक वो जॉब किया। लेकिन एक वक्त आया तो फिर वो जॉब में और मेरे पैशन में क्लैश होने लगा। तो ऑब्वियसली मैंने फिर पैशन ही चुना, जॉब को खुदा हाफिज़ किया। लेकिन उस जॉब से मुझे आज भी मोहब्बत है। मैंने 4 साल रोज़ी रोटी उस जॉब की खाई है और बड़े एहतराम से मैं उस डिपार्टमेंट का नाम लेता हूँ। जहाँ भी काम किया अच्छे से काम किया, प्यार से काम किया। तो उसके बाद में ये 88 की बात है, मैं पूरी तरह से कूद गया, टेलीविज़न, रेडियो, थिएटर। फिर तो कोई हद ही नहीं थी मेरे काम करने की, और कितना काम है, जितना काम मिले मैं उतना करता था। और मुझे याद है स्टेज का 87 की बात है ये, मैंने एक फेस्टिवल में 3 प्लेज में लीडिंग रोल किया है, एक ही फेस्टिवल, और मैं 3 ड्रामों में लीडिंग रोल कर रहा हूँ। शाम, और जॉब भी करता था उन दिनों। शाम 5 बजे से रिहर्सल शुरू होती थी, 5 से 6, 6:30 तक एक ग्रुप के साथ, 6:30 से 8 बजे तक तीसरा ग्रुप, 8:30 से 10 बजे तक तीसरे ग्रुप में रिहर्सल करते थे। और माशाल्लाह तीनों रोल मैंने अच्छे से निभाए। एक फेस्टिवल में इजाज़त तो नहीं होती थी, लेकिन एज ए स्पेशल केस इजाज़त दे दी गई। तो बड़े इंटेंसिवली और एक्सटेंसिवली काम किया स्टेज के लिए। रेडियो में मैंने अनाउंसमेंट का काम भी किया, और मुझे शौक़ था ख़बरें पढ़ने का, जस्ट शौक़ था। ड्रामा तो करता ही था और भी प्रोग्राम करता था, लेकिन वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने वो ऑडिशन वगैरह क्लियर किया, तो ख़बरें भी पढ़ी मैंने कुछ देर। लेकिन फिर बहुत कुछ करना लाइफ में मुमकिन नहीं होता है, तो मैं फिर सिर्फ ड्रामा और अनाउंसमेंट तक ही महदूद रहा रेडियो कश्मीर में, जिसको आज ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर कहते हैं। और दूरदर्शन में तो वहाँ पर भी कोई कमी नहीं छोड़ी मैंने। मतलब जो मेरे सीनियर थे, मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे, उन्होंने प्यार में कोई कमी नहीं रखी। उन्होंने अच्छे से मुझे वहाँ पे प्यार दिया, काम दिया, सिखाया भी, मैंने सीखा भी।
तो बहुत सारे सीरियल्स किए, ड्रामे किए, टेलीफिल्में की, रेडियो में भी बहुत काम किया। और रेडियो का अपना एक मज़ा है, नो डाउट कि इसमें विजुअल नहीं है, सिर्फ ऑडियो मीडियम है, लेकिन उसका एक अपना मज़ा आता है। नाइट ड्यूटियाँ लगती थी हमारे, जब हम अनाउंसमेंट का काम करते थे तो नाइट ड्यूटी लगनी, फिर रात का क्लोजिंग भी करना है ट्रांसमिशन, दूसरे दिन उठ के उसको ट्रांसमिशन को ओपन भी करना है। तो उसका एक अपना पैशन है रेडियो का, टेलीविज़न का अपना है, स्टेज का अपना है, और तीनों चीज़ें रच के की, अच्छे से की। तो फिर वो 88-89 के बाद थोड़ा सा वो इस तरह का काम जो है कश्मीर में रुक गया, तो ब्रेक लगी। तो रेडियो तो करते रहे लेकिन स्टेज नहीं हो पाया काफ़ी साल तक। तो उन्हीं दिनों चूँकि मैं जॉब छोड़ चुका था, आई वॉज रेडी टू टेक एनी प्रोफेशन होल टाइम, तो आई ट्राइड माई लक इन टेलीविज़न प्रोडक्शंस। तो तब वो स्कीमें भी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की या दूरदर्शन की, जिसमें हमें मौका मिलता था काम करने का, एज प्रोड्यूसर, एज डायरेक्टर। तो हम प्रपोजल बना के देते थे, तो उसमें भी आपकी, मेरे चाहने वालों के, मेरे वालिदैन की दुआ साथ रही, अल्लाह का करम रहा। तो अच्छा खासा काम किया मैंने, बहुत सारी टेली फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज़ और सीरियल्स डायरेक्ट किए, प्रोड्यूस किए। अपने जो प्रोड्यूस किए वो तो डायरेक्ट किए ही किए, और मुझे एजाज़ हासिल है कि मुझे बहुत सारे लोग बुक करते थे अपनी प्रोडक्शंस के लिए एज डायरेक्टर। तो मैंने बहुत सारे प्रोड्यूसरों के लिए एज डायरेक्टर भी काम किया हुआ है, और शुक्र करता हूँ खुदा का कि अच्छा नाम कमाया है। पैसा तो कमाया ही कमाया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन पैसे से बढ़ के मेरे लिए हमेशा नाम कमाना होता है, और अच्छा खासा नाम कमाया। फिर वो दूरदर्शन की स्कीम थोड़ी बंद हो गई, तो फिर हम थोड़ा किसी डिपार्टमेंट के लिए काम करते रहे, डॉक्यूमेंट्रीज़ पे, जाहिर है डिपार्टमेंट के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ हो गई, एड्स हो गए, वो बनाते रहे। तो सन 17 में, 2017 की बात है, मुझे आइडिया आया कि कश्मीर में, एक उससे पहले की बात बताऊंगा कि 2016 में ये आने वाला था वर्ल्ड थिएटर डे, तो मैं कुछ हमारा ग्रुप करता ही रहता था। इससे पहले मैं एक और बात बताऊं कि एक यहाँ पे ग्रुप बना था 1976 में, एक्टर्स क्रिएटिव थिएटर। तो मैं उसका फाउंडर मेंबर नहीं था, लेकिन मैं बाद में उसमें शामिल होता हूँ 83 में। तो 83 में जब मैं शामिल हुआ तो उन्होंने मेरी डेडिकेशन और मेरा काम की लगन जो है वो देख के उसका चेयरमैन मुझे बनाया 83 में, और आज तक मैं उस ग्रुप को चला रहा हूँ। तो उस ग्रुप में भी मैंने बहुत काम किया। हम बुक रिलीज़ करते थे, थिएटर डे पे सेमिनार करते थे, वर्कशॉप्स करते थे, और करते रहते हैं और आज भी कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में जब 2016 की बात आई, तो हमने सोचा कि हम क्यों ना 2-3 दिन का थिएटर फेस्टिवल करें। तो मेरे साथ और भी कुछ लोग जुड़े, साथ मुझे लोगों का साथ और प्यार तो बहुत मिलता रहा है। तो हमने बॉम्बे से जो विजय राज करके एक एक्टर हैं बहुत अच्छे, तो उनको मदऊ किया, वो आए, तो उन्होंने इनॉग्रेट किया था। वो 3 दिन का हमने फेस्टिवल किया था, 2016 की बात है। तो बहुत अच्छा रहा, बहुत लोगों ने सराहा, पार्टिसिपेट किया, बहुत सारे ग्रुप्स ने, 17 ग्रुप्स ने उसमें अपने शॉर्ट प्लेस किए थे 3 दिन के लिए। तो 16 में भी फिर आधा जो 16 का साल है वो कुछ ठीक नहीं रहा, पॉलिटिकली डिस्टर्बेंस रही। तो 17 में मैंने फिर, पता नहीं कैसे मुझे ख्याल आया, काफ़ी देर से था, कि कश्मीर में फ़िल्म फेस्टिवल नहीं होता है, तो यहाँ क्यों ना करवाया जाए। हालांकि मेरे पास या हमारे ग्रुप के पास कुछ ख़ास रिसोर्सेज तो नहीं थे, तो कोशिश की, देखते हैं। तो मैंने, यकीन मानिए, 1 जून 2017 को फ़ैसला किया कि हम ये करेंगे, इंटरनेशनल फ़िल्म फेस्टिवल होल्ड करेंगे कश्मीर में। और 1 महीने में सारी तैयारी की, फिल्में लाई, उसकी वेबसाइट बनाई, वो पूरा प्रॉपर, जैसे परमिशन वगैरह सब कुछ की, कोई भी फॉर्मेलिटी हमने छोड़ी नहीं है उसकी। तो 1 जून को हमने तय किया, और 1 जुलाई को हमने 5 दिन का फेस्टिवल करके दिखाया। और जब उसका जो वालेहाना जो हमें रिस्पॉन्स मिला, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स, फ्रॉम द पीपल ऑफ कश्मीर, चाहे वो बड़ी उम्र के थे, छोटी उम्र के यूथ, सबको अच्छा लगा। और मुझे उनको अच्छा देखते हुए, उनका अच्छा लगना मुझे और भी अच्छा लगा। तो फिर मुझे जोश आया। हालांकि एक फेस्टिवल 1 साल में एक ही बार होता है, और एक ही बार होना चाहिए,
लेकिन मुझे मालूम था कश्मीर बड़ा अनसर्टन रहता है बहुत से मामलों में, कि आज हम करेंगे कल का पता नहीं है कब क्या होगा। तो मैंने कहा क्यों ना एक साल में 2 किए जाएँ। कुछ लोगों ने बोला कि एक साल में 2 नहीं होते। मैं कहा ये कश्मीर है, यहाँ थोड़ा अनसर्टन रहता है हालात, तो कुछ पता नहीं है तो करते हैं। 1 जुलाई के बाद 1 नवंबर को हमने दूसरा एडिशन किया, वो भी 5 दिन का किया। माशाल्लाह वो भी कामयाब रहा। तो उसके इमीडिएटली मतलब 4-5 महीने में ही हमने जून 2018 में हमने तीसरा फेस्टिवल किया, और वो 5 दिन का नहीं 7 दिन का किया। उसके बाद फिर हमने नवंबर 2018 में चौथा एडिशन किया। उसका नाम है कश्मीर वर्ल्ड फिल्म फेस्टिवल। इंटरनेशनल लेवल का होता है, इंटरनेशनल फिल्में आती हैं हमारे पास, नेशनल आती हैं। हमने इसमें 3 सेक्शन रखे हुए हैं। कश्मीर सेक्शन अलग है, नेशनल सेक्शन अलग है, और इंटरनेशनल अलग है। इनका कंपटीशन आपस में होता है, क्योंकि कश्मीर का जो अभी इतना प्रोफेशनल सिस्टम नहीं है फिल्म इंडस्ट्री का, तो इनका कंपटीशन आपस में ही होता है। इनके अवार्ड्स अलग होते हैं, नेशनल लेवल के अवार्ड्स अलग होंगे, और इंटरनेशनल के अवार्ड्स अलग होते हैं। तो उसको बहुत एंजॉय किया हमने, और बदनसीबी है कि उसके बाद हम 19 में तैयारी कर रहे थे, 19 अक्टूबर के लिए, कि हम 5वां एडिशन करेंगे, लेकिन वो किसी वजह से नहीं कर सके। फिर 20 में भी नहीं कर सके, 21 में भी नहीं कर सके, और अब 22 अब इरादा है पूरा जोश से हम उसका 5वां एडिशन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन ज़ाहिर है इसमें तैयारियां लगती हैं, टाइम लगता है। तो इंशाल्लाह 3-4 महीने के बाद आपको एक खुशखबरी देंगे, अनाउंसमेंट करेंगे। 5वां एडिशन जो है फिल्म फेस्टिवल का, उसको इनेकाद करेंगे कश्मीर में ही। तो जो कश्मीर के शायकीन हैं या बाहर से भी देखने आना चाहते हैं, शौक़ से आइएगा। हम उसका बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे, उनकी डेट्स का, उनके वक्त का, तो बस इंतज़ार है उसका। तो मुझे एक चीज़ बोलूँ मैं कि बैठना नहीं है, पैसा हो ना हो, रिसोर्सेज हो ना हो, मुझे कुछ ना कुछ करते ही रहना है। और मेरे साथ जो मेरी टीम है, मैं उनका नाम भी लेना चाहूँगा। ज़ुबैर फ़ारूक है, फैसल चक्कू है, इदरीस बख्तियार है, ताहिर नजार है, और भी हैं, मजाज मीर है। तो ये सब लोग जुड़े हुए हैं बड़े अच्छी तरीके से। तो मेरे साथ पूरा कंधे से कंधा मिला कर काम करते हैं। और एकेडमी का भी मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि कभी होता है हालात, कभी ठीक है कभी नहीं है, लेकिन जब कभी भी मैंने JNK एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज को रजू किया है, और एक जेन्युइन इनको मेरा कॉज लगा है, चाहे थोड़ा पैसा है, ज़्यादा पैसा चलता है, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। मेरे आइडिया को कभी ना नहीं बोला है इन्होंने। थोड़ा हो ज़्यादा हो, सपोर्ट मुझे एकेडमी से बहुत ज़्यादा मिला है, मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुक्रगुज़ार हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का, जो आर्ट एंड कल्चर पे अभी बहुत कुछ करना बाकी है ज़रूर, लेकिन ये भी इनको फ़िक्र है। कश्मीर में फ़िल्म पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया है, फ़िल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का ऐलान किया हुआ है, लेकिन वक्त लगता है चीज़ों में। मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि उनको नज़र है इस पर, लेकिन उनसे गुजारिश करूँगा, अभी कश्मीर के आर्टिस्ट के लिए बहुत कुछ करना बाकी है। तो इंतज़ार है कुछ अच्छे अनाउंसमेंट करें, कुछ अच्छे कदम उठाएं हम आर्टिस्टों के लिए। आर्टिस्ट सिर्फ मैं थिएटर का नहीं या फिल्म का नहीं, यहाँ पे हमारे पास बांड हैं, उनकी हालत बहुत बुरी है। या और फोक आर्टिस्ट हैं, चाहे वो म्यूज़िक के हैं या कोई भी आर्टिस्ट है, कंटेम्प्रेरी थिएटर का है, आर्टिस्टों की JNK में हालत कोई अच्छी नहीं है। और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने कोई जॉब, कोई बिज़नेस नहीं किया हुआ है, टोटली उनकी इनकम जो है इसी काम से आती है, और या इस लाइन में, इस फील्ड में इतनी इनकम नहीं है कि उनका घर बार जो है आराम से चल सके। उनके लिए सोचने की बहुत ज़रूरी है।